आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अब्रार कुरैशी अपने नए गोरखधंधा के साथ और अपने नए मेहमान और ऐसे ख़ास मेहमान जो कि मेरे पड़ोसी मुल्क भारत से तशरीफ़ लाए, बरतानिया में हमारे मेहमान बने। दुनिया इनको जानती है। जिस शख्स को उर्दू और हिंदी आती है उस हर शख्स ने यकीनन जो शायरी से लगाव रखता है, इस नौजवान की उन्होंने सुरीली आवाज़ सुनी होगी। वो कश्मीरी जो जुल्म और बर्बरियत का शिकार हैं, उनकी आवाज़ बनने वाला दौरे हाज़िर का शायर के अंदाज़ में मोहम्मद बिन कासिम कहूँ या भारत का हबीब जालिब कहूँ। इनका नाम अमरान प्रताप गढ़ी। भारत से ये बरतानिया तशरीफ़ लाए। हाँ मैं कश्मीर हूँ, ये वो जुमला है जिसको माएँ बच्चे बूढ़े जब सुनते हैं तो उस सुरीली आवाज़ को भूल जाते हैं, लेकिन उन अल्फाज के ऊपर उनकी आंखों से आंसू झलकते हैं। मैं ज़ाती तौर पे इन जैसे नौजवानों का जो ये शायराना अंदाज़ रखते हैं, मैं इनका मदाह भी हूँ। मेरे लिए फ़ख्र की बात, इस प्रोग्राम में आने के लिए इन्होंने ख़ुसूसी तौर पे वक्त निकाला। अमरान प्रताप गढ़ी भारत से तल्लुक़ रखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और इस दौर के अंदर जहाँ पे भी जुल्म, माशरे के अंदर ख़राबियाँ, कहीं भी कोई चीज़ होती है तो ये अपनी शायरी के ज़रिए, अपने आला ज़र्फ़ और अपने आला अल्फाज के साथ उसकी अपनी शायरी के ज़रिए अक्कासी करते हैं। और हर शख्स की शायरी और हर शख्स के मुँह से निकले हुए अल्फाज मैंने देखा है कि वो असर नहीं करते, लेकिन बाज़ लोगों की शायरी में दुख, दर्द, तकलीफ़ और उस चीज़ की मंजरकुशी होती है जिसको लोग महसूस करते हैं और उसके ऊपर राय देते हैं और इनको दुआएं भी देते हैं। और आज के दौर में जहाँ पे मैं अक्सर कहता हूँ कि जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होने के लिए अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब कहीं जुल्म देखो तो हाथ से उसके ख़िलाफ़ काम करने की, उसको रोकने की कोशिश करो। अगर हाथ नहीं तो दिल में, ज़ुबान से रोकने की कोशिश करो। अगर ज़ुबान और हाथ दोनों हों और उसके बावजूद सिर्फ दिल में महसूस करो कि ये गलत है, इसको ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा कहते हैं। और इस शख्स ने ज़ुबान का इस्तेमाल किया, कलम का इस्तेमाल किया और माशरे के अंदर और मुल्कों के अंदर पाए जाने वाली ख़राबियाँ, चाहे वो माजी में हों, हाल में हों या मुस्तकबिल के हवाले से, उनकी बेहतरीन मंजरकुशी की। और मुझे उम्मीद है कि आज मैं जब इनसे बात करूंगा तो आपको एक नया अमरान प्रताप गढ़ी, मुसलमानों का सफ़ीर पूरी दुनिया के लिए आपको ये मिलेगा। और देखते हैं कि इनसे गपशप करके आप लोगों को इनकी ज़ात के बारे में क्या इल्म होता है। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नहीं, शुक्रिया, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। इंशाल्लाह और मज़ा आएगा। तमाम नए चाहने वालों से मुलाकात का एक सबब बनेगा ये प्रोग्राम। किसी चीज़ को जब हम YouTube पे देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं और जब सामने बैठी हो तो उसका मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो मैं एक्साइटेड था कि आप जैसे शख्स का इंटरव्यू करूं और जितने आपके अल्फाज अच्छे, उससे अच्छा आपका आला अखलाक है। और ये वो अखलाक है जिसकी वजह से दीन इस्लाम की तबलीग होती है। नहीं, ये आपकी मोहब्बत और आपका अखलाक ही है कि आज हम लोग दिन भर सफ़र में थे और शाम में ये हुआ कि नहीं, आपसे बात करनी है तो करनी है, तो सहल साहब मुझे लेके हाजिर हो गए और इंशाल्लाह एक अच्छी बातचीत होगी ज़रूर। सबसे पहली बात ये बताइए कि इमरान प्रताप गढ़ी का तारफ़ क्या है? बस इमरान प्रताप गढ़ी एक आम सा हिंदुस्तान का लड़का है जो खुली आँखों से सुख दुख, माशरे में होने वाली जो दुश्वारियाँ हैं उनको देखता है, झेलता है और फिर उसे अपने लफ्ज़ों में ढाल करके दुनिया के सामने, दुनिया के कानों को लौटा देता है। बस इमरान प्रताप गढ़ी इतना ही है। आपको पता है हबीब जालिब कौन थे? जी, मेरे पसंदीदा शायरों में से हैं वो। और हालांकि बहुत बाद में मैं उन्हें जान पाया और उन्हें अच्छे से पढ़ पाया, लेकिन जिस दिन मैंने उन्हें पढ़ा और उनकी एक नज़्म सुनने के बाद लगा कि सारा कलाम उस एक नज़्म के कदमों में रख दिया जाए, तो मेरे बहुत पसंदीदा शायर हैं वो। आपके रोल मॉडल तो नहीं है? रोल मॉडल तो नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिन्हें आप आइडियल और रोल मॉडल और तमाम चीज़ों से ऊपर महसूस करते हैं। तो मुझे वो बहुत पसंद है, मैं उन्हें बहुत सुनता हूँ और उन पर बनी हुई डॉक्यूमेंट्री सुनता हूँ, उनकी कहानियाँ सुनता हूँ। हालांकि वो हमारे मुल्क के नहीं हैं, हम सरहद के उस पार के हैं, लेकिन मुझे पसंद बहुत हैं वो। आपको पता है कि आप में और उनमें एक चीज़ मुश्तरक है? लोग कहते हैं, कुछ थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है, लेकिन वो बहुत बड़े इंसान थे, मैं बहुत छोटा हूँ। काश मैं थोड़ा सा भी उन जैसा बन सकूँ। इंशाल्लाह।
बात आगे पूछनी थी, लेकिन यहीं पे दिल करता है कि आपसे पूछ लिया जाए, वो पहला जुल्म कौन सा था जिसको देखा और उसके ऊपर शायरी का आगाज़ किया? दरअसल जिस समय मैं ग्रेजुएशन कर रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, मैं हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूँ। ठीक। उर्दू लिटरेचर से, उर्दू अदब से मेरा ज़ाहरी तौर पे कोई रिश्ता नहीं रहा है, क्योंकि अब्बू डॉक्टर हैं, BUMS, पूरे घराने में कोई शायर नहीं, कोई अदीब नहीं। लगाव था अब्बू को, अब्बू मुशायरे सुनने जाया करते थे तो मुझे भी ले जाते थे ज़िले में होने वाले मुशायरों में। तो मुझे शुरू से लगाव तो था, शायरी सुनता था। ग्रेजुएशन में आया तो थोड़ा थोड़ा मुझे लगा कि मैं भी कह सकता हूँ। मेरे ज़िले में भी कोई शायरी का माहौल नहीं है, बहुत मतलब ऐसी जगह से हूँ कि वहाँ अदबी कोई माहौल नहीं है। अच्छा। फ्रैंकली दोस्तों में भी नाजिश प्रतापगढ़ी साहब एक बड़े शायर हुए थे, लेकिन वो मेरी पैदाइश से पहले गुजर गए, तो उसके बाद माहौल बिल्कुल ख़त्म सा हो गया, तो नहीं था कोई माहौल ऐसा। लेकिन मेरा झुकाव था, अब्बू डॉक्टर बनाना चाहते थे और खुदा को कुछ और बनाना था। वो शायरी अंदर कहीं थी। ग्रेजुएशन में आते आते वो थोड़ी थोड़ी निकलनी शुरू हुई। वो दौर था जब मदरसे बहुत टारगेट किए जा रहे थे हिंदुस्तान में, मीडिया के ज़रिए, सिस्टम के ज़रिए। मुझे लगा कि सिर्फ लफ्ज़ों को बरत देना, जुल्फ़ आंचल लबो रुखसार पे अशार कह देना ही शायरी नहीं है। मुझे लगा कि नहीं, जुल्म अगर हो रहा है तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए और इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाए। हिंदुस्तान में मुशायरों में बहुत बड़ी तादाद में लोग सुनने आते हैं, बहुत बड़ी तादाद में। मतलब मेरा ख्याल है कि कोई भी मुशायरा 10,000 से कम की भीड़ का नहीं होता। आपकी वजह से या पहले भी बेहतर था, मेरे बाद वो और एक ऐसी नई जनरेशन सुनने आने लगी जो पहले कभी नहीं सुनती थी। अल्लाह ने आपको अच्छी जहानत के साथ साथ बड़ी सुरीली आवाज़ भी दी है। अगर ये सुरीली आवाज़ का कमाल ना होता, बीच में सिर्फ अल्फाज ही होते, तो क्या होता? जाहिर सी बात है, जितना मेरी नज़मों में असर पैदा हो पाता है शायद उतना ना हो पाता, क्योंकि आप जब बहुत अच्छे से किसी चीज़ को प्रेजेंट कर पाते हैं और जो आप चाहते हैं। मेरा एक शुरू से एक मानना रहा है कि मैंने जब भी किसी इशू पे, किसी मुद्दे पे कोई नज़म लिखी तो मैंने उस जगह पे ख़ुद को रखा। अगर मैं कश्मीर पे नज़म पढ़ रहा हूँ तो मैं बहुत महसूस करता हूँ कि अगर मैं कश्मीर हूँ तो मैं कैसा सोचूंगा। अच्छा। अगर मैं फ़लस्तीन पे नज़म पढ़ रहा हूँ तो मैं कभी फ़लस्तीन गया नहीं, लेकिन मैंने फ़लस्तीन की जगह खुद को रखा। मैंने उस लहू लुहान जो सहरा है उसको बहुत महसूस किया और उसके बाद नज़म कही। मैं मदरसे पे नज़म कह रहा था तो मैंने महसूस किया कि मैं मदरसों की मेरी पढ़ाई का कोई सिलसिला नहीं रहा है, लेकिन मैं मदरसों के बच्चों से मिला, मैंने उनको जानने की कोशिश करी और जानने के बाद मैंने जब चीज़ें कहीं तो फिर तो उसमें असर ज़्यादा आता है। जब आप बीती को आप जग बीती बनाएं तो एक अलग तरह की शायरी होती है, लेकिन आप जग बीती को जब आप बीती बना करके शायरी बनाते हैं तो मुझे लगता है वो ज़्यादा असर करती है। तो मैंने ये काम किया। पहले आप तालिबे इल्म थे, हमने दुनिया में देखा कि शायरों ने भी बड़े बड़े इनकलाब बर्पा किए, जिनमें से मौजूदा दौर में 20वीं सदी में एक आपका भी नाम शामिल है। क्या इस शायरी के साथ साथ सियासत में भी आना ज़रूरी होता है? नहीं, ज़रूरी तो नहीं होता, लेकिन एक सच्चाई है और बड़ी तल्ख सच्चाई है कि इस दौर में कम से कम हिंदी उर्दू बोलने वाले जितने भी मुल्क हैं जहाँ थोड़ी बहुत भी हिंदी उर्दू बोली जा रही है, वहाँ सियासत के बिना कोई काम नहीं हो रहा है। सारे रास्ते जाकर सियासत पे ही ख़त्म होते हैं। और फिर आपने अगर कोई मिशन बना रखा है, आपने कुछ सोच रखा है कि हमें इस प्लेटफॉर्म से सोशल मूवमेंट करना है, सोशल जस्टिस के लिए काम करना है, तो जाहिर सी बात है कि आप सियासत से अछूते नहीं रह सकते, क्योंकि आप सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं माइक पर खड़े होकर। सियासत सिर्फ शौक नहीं हो सकता, ज़रूरत नहीं हो सकती, मजबूरी भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, कम से कम मेरी नज़र में तो आप की मजबूरी है कि सियासत करिए, अच्छी सियासत करिए, वरना आप जैसे लोग सियासत को छोड़ देंगे तो बुरे लोग काबिज रहेंगे और आप सिर्फ अफसोस जाहिर करेंगे और कुछ नहीं कर सकेंगे। कश्मीर एक ऐसा चैप्टर के
एज ए बतौर शायर आपने उसकी एक बेहतरीन अक्कासी की, वो लम्हा बताएं जिस वक्त आपने वहाँ में कश्मीर हो ये सोचा कि इसके ऊपर भी बोलना चाहिए। मैं दरअसल जो भी प्रोग्रेसिव लोग रहे हमारे मुल्क में, मैं उनको बहुत पढ़ता रहा हूँ। अच्छा। तो कश्मीर एक ऐसा इशू है जो हिंदुस्तान की फ़ज़ाओं में सियासी वक्त में भी, इलेक्शंस के वक्त में भी एक बड़ा मुद्दा हुआ करता है। अच्छा। कश्मीर के नाम पे वोट मांगे जाते हैं, कश्मीर के नाम पे नेशनलिज्म दिखाया जाता है, बहुत कुछ होता है कश्मीर के नाम पे। तो मैं भी सुना करता था, पढ़ा करता था। फिर मुझे लगा एक ऐसा मुद्दा है कि इस पे इसकी सही तस्वीर दुनिया के सामने रखी जानी चाहिए। फिर मैंने कश्मीर को पढ़ना शुरू किया। तो आपको जान के हैरत होगी कि मैंने तकरीबन 1.5 साल बहुत उस पे आर्टिकल्स ढूंढे, बहुत सारी किताबें ढूंढी। फिर मुझे एक किताब मिली, हमारे यहाँ एक हिंदी के बड़े राइटर हुए हैं राजकिशोर, उन्होंने उसको संपादित किया था, उन्होंने निकाला, वो एडिटर थे उस किताब के, कश्मीर का भविष्य। अच्छा। कश्मीर का मुस्तकबिल। तो मैंने उस किताब को पढ़ा, उसमें 12, 13, 14 आर्टिकल थे और बड़े शानदार आर्टिकल, और जो कश्मीर के बारे में तारीख को तोड़ मड़ोड़ के सियासी लोगों ने, सियासी पार्टियों ने देश के सामने रखा, मुल्क के सामने रखा, उससे अलग जो कश्मीर की सच्चाई थी वो जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि नहीं, ये है कश्मीर। फिर मैंने जानने की कोशिश करी कि सरहद के इस पार उस पार की जो सियासत है उसमें कश्मीर कहाँ पिसा हुआ है, कहाँ फंसा हुआ है। फिर मैंने नज़्म कही कि कश्मीर बोल रहा है, कश्मीर बन के बोलने की कोशिश करी मैंने। हाँ, मैं कश्मीर हूँ। इतने मुदब्बर और शायर से मैं चंद ऐसे सवालात पूछना चाहता हूँ जो आपके मुंह से निकलेंगे तो लोगों के ऊपर असर करेंगे। फर्ज करें मेरी पैदाइश से पहले हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान अलग मुल्क बन गया, उससे कबल मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के और भारत के मुसलमान में फ़र्क क्या लगता है आपको? देखिए, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। दोनों तरफ की आवाम के बीच में तहजीब लगभग एक जैसी है, कल्चर एक जैसा है, दर्द एक जैसे हैं, करेक्शन दोनों मुल्कों में लगभग उतना ही है, और सिस्टम आम आदमी के साथ उतना ही जुल्म दोनों जगह करता है। सियासत और सियासी रहनुमा आवाम के साथ दोनों जगह लगभग बराबर तरीके से ही खेलते हैं। तो कोई बहुत फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं, बीच में सरहद आ गई है, ये फ़र्क है, ये फ़र्क है। लेकिन शायरों के लिए कोई सरहद नहीं होती। मैं वही हिम्मत तो दिखा रहा हूँ। फिर मुझे ये भी बताइए कि आप ये बता सकते हैं, सवाल का जवाब दे सकते हैं कि 2-3 गुना ज़्यादा मुसलमान आज भी भारत के अंदर हैं, पाकिस्तान में उससे कम है। क्या पाकिस्तान को एक अलग मुसलमानों की रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनना चाहिए था? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसको बार बार 70 सालों में मतलब पूछा गया, बहुत सारे जवाब आए, बहुत सारे लोगों के अलग अलग नज़रिए हो सकते हैं। कम से कम 2019 का हिंदुस्तान का एक मुस्लिम नौजवान बरतानिया में बैठ के ये कह सकता है, कह रहा है पूरी जिम्मेदारी से कि हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान बनने से, बहुत बड़ा नुकसान। ये हमारे का मतलब मुसलमान, हमारे का मतलब हाँ, हिंदुस्तान के आम मुसलमान की हैसियत से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान बनने का हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आज भारत का मुसलमान मुश्किलात का शिकार क्यों है? उसकी एक बड़ी वजह पाकिस्तान का बनना है। ऐसे इशूज खड़े किए गए। आप तो आज भी वहीं पे हैं, आपका कसूर क्या है? अब दरअसल कसूर क्या है ये कोई पूछ ही नहीं रहा है। वो तो हर दिन चंद लोग हैं जिन्हें अपनी सियासत करनी है, वो हमसे सबूत ही मांगते हैं, हमसे कसूर नहीं पूछते। हमारा कसूर आप अपने आप को हमसे सबूत पूछते हैं। हिंदुस्तानी कहते हैं ना? बिल्कुल, पूरी तरह से कहते हैं, बहुत फख्र से। वो आपका मुल्क है, बहुत पक्का हिंदुस्तानी, आप उसके शहरी हैं। बिल्कुल। आप उनको कैसे साबित करके दे सकते हैं कि आप हिंदुस्तान के शहरी हैं? दरअसल एक बड़ी तादाद ऐसी है जो बहुत अच्छी है और बड़ी मोहब्बत से रहती है। बेशक, मेरे बेशुमार दोस्त नफरत करने वाले हर मुल्क में बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ बड़ी ज़ोर की होती है। वो बड़े एकजुट होते हैं, कलेक्टिव कोशिश करते हैं वो नफ़रत को फैलाने में। इसलिए नफ़रत हमें बड़ी दिखाई पड़ती है। हालांकि मोहब्बत वाले लोग ज़्यादा होते हैं और हैं, लेकिन वो थोड़े से खामोश हैं, संजीदा हैं, तो और कलेक्टिव कोशिश नहीं है, उनकी कोशिश नहीं है। तो नफ़रत आपको हावी दिखती है और मोहब्बत जो है वो कहीं कमज़ोर नज़र आती है। लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा हिंदुस्तान में एक बड़ा तबका है हिंदू भाइयों का
जो मुसलमान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा है। और मैंने कहा ना, मैंने कश्मीर पे राजकिशोर जी की संपादित किताब पढ़ी, तब मैंने कश्मीर को जाना। उसमें मैक्सिमम आर्टिकल नॉन मुस्लिम भाइयों के। अरुंधति रॉय सबसे बड़ी आवाज उठाती हैं। गुजरात के लोगों का मुकदमा लड़ना होता है तो तीस्ता सीतलवाड़ आगे आती हैं। बिल्कुल ये कुलदीप नैयर के आर्टिकल पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं। एक बड़ा खूबसूरत माहौल हिंदुस्तान में है, हमें फख्र है उस माहौल पे, जो गंगा जमुनी तहजीब है। बस ये है कि चंद लोग तो बुरे हैं, हर जगह हैं, बस उन्हें कभी कभी सिस्टम का साथ मिल जाता है तो वो बहुत उभर के सामने। आखिरी इस तरह का सवाल पूछूंगा कि मैं इमरान प्रताप गढ़ी से ये पूछूं कि भारत के मुसलमान से या किसी भी मुसलमान से बाकी लोग डरते क्यों हैं? मैं तो बहुत सीधा साधा सा हूँ, मुझसे तो आपको डर नहीं लग रहा है। मैं इज्तिमाई बात कर रहा हूँ। मेरे जैसे ही हैं ज़्यादातर लोग। दूसरों के अंदर पाया जाने वाला खौफ क्या हमारे लिए नुकसान का बायस बनता है? दरअसल एक वो वर्ल्ड वाइड एक दुश्वारी है कि एक सोच काम कर रही है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास मीडिया है, जिनके पास प्रोपेगेंडा फैलाने की बहुत सारी मशीनें हैं, वो उन्हें इस्लाम से तकलीफ़ है, उन्हें मुसलमानों से तकलीफ़ है, और वो दुनिया को मुसलमानों का दूसरा चेहरा दिखाते हैं। दरअसल मुसलमान वैसा नहीं है, और हमें भी इसको ज़ोर ज़ोर से बोलने की ज़रूरत है। हमें दुनिया के सामने, मैं अक्सर पूरे मुल्क में मुशायरों में कहता हूँ कि अगर वतन परस्ती चिल्ला के बताई जा सकती है तो चिल्ला के बताओ, बताना पड़ेगा, चीखो, ज़ोर से आवाज़ लगाओ। मैं लगातार पिछले 10 साल से यही काम कर रहा हूँ। मैं गली गली कूचे कूचे आवाज़ लगा रहा हूँ। मैं नज़में पढ़ रहा हूँ कि मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। डरते क्यों नहीं है? मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मैं दुआएं भी कर रहा हूँ और लोगों की जो खामियां हैं उस पर भी बात कर रहा हूँ। आप डरते क्यों नहीं है? पहले डरता था, फिर लोगों की उम्मीदें जुड़ी। पहले अम्मी डरती थी जब इस तरह की नज़में पढ़ता था। फिर एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम्हारे लिए दुआ करते हैं, तो तुम्हें किसी और काम के लिए खुदा ने चुना है, तो डरना मत कभी। फिर उस दिन के बाद से, ये कहते हुए मेरे रोंगटे खड़े हैं कि उस दिन के बाद से फिर कभी डर नहीं लगा। और अब जब ये महसूस करता हूँ कि कहीं किसी कोने में मुल्क के या दुनिया के किसी कोने में कोई शख्स है जो परेशान है, जिसके लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, तो फिर मुझे लगता है कि उसकी जगह मैं हूँ। मैं अपने मुल्क में एक बच्चा गायब हुआ नजीब, पिछले 3 साल से उस पर मैं कैंपेन चला रहा हूँ। मैंने नज़में पढ़ी, तो जब मैं पहली बार उनकी माँ से मिला तो वो मुझे लिपट के बहुत रोईं। तो मैं वहाँ से लौटने के दौरान और घर तक आते आते मुझे लगा अगर इनकी जगह मेरी अम्मी होती तो। और फिर मैंने नज़म कही। ठीक। तो जब भी मैं उसे पढ़ता हूँ तो मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं ये महसूस करता हूँ कि ये दर्द मेरा है। और जब दर्द की इंतहा आप में भर जाए फिर आप किसी से नहीं डरते हैं। किसी से नहीं डरते हैं। इमरान प्रताप को कब पता चला कि वो एक बासलाहियत नौजवान है, दूसरों के काम आ सकता है? ये दरअसल आपको दुनिया बता देती है। आप खुद को तो कभी नहीं समझ पाते कि आप में क्या सलाहियत है या आप क्या कर सकते हैं, आप कितना बड़ा ब्रांड हैं, कि आप नहीं जान पाते। अगर आप बहुत मतलब दुनिया की चकाचौंध ओढ़े हुए इंसान नहीं है, तो बड़े सलीके के सीधे साधे इंसान है, तो भोला भाला इंसान हूँ मैं, तो बहुत कभी नहीं पता चलता। दुनिया बताती है कि आप ये कर सकते हो, ये करना चाहिए। इंतहा के साथ किया आपने। आपकी ज़ुबान से और आपके हाथ से ऐसा कौन सा वो एक अमल जिस पे आप फख्र करते हो, या आपकी वालदा? बहुत सारे हैं जो गुमनाम हैं, लेकिन कुछ काम हैं जो मुझे याद है। मुल्क में मॉब लिंचिंग एक बड़ा मसला है हमारे यहाँ। 50 से ज़्यादा मॉब लिंचिंग हो चुकी, कभी गाय के नाम पे, कभी नारों के नाम पे लोग मारे जा रहे हैं। तो मैंने बड़ी कोशिश करी। एक शायर शायद ज़मीन पे उतर के इतनी बड़ी कोशिश नहीं कर सकता। मैंने उसके ख़िलाफ़ बहुत अनूठा एहतजाज किया, प्रोटेस्ट किया। हमारे यहाँ जंतर मंतर एक बड़ी मशहूर जगह है जहाँ देश भर के लोग इकट्ठा होते हैं इस तरह के इशूज़ पे। तो मैंने हुकूमत से ये कहा कि आप हमारा खून सड़क पे क्यों बहा रहे हैं, हम इसे डोनेट करते हैं, ये सेना के जवानों की जान बचाने के काम आएगा, ये किसानों की जान बचाने के काम आएगा। तो हमने एक दिन में अपने फैंस के साथ मिलके 2816 यूनिट ब्लड डोनेट किया एहतजाज के तौर पर। एहतजाज के तौर पे ये एक दिन में। और
फिर मैंने उस दिन से मैंने बीड़ा उठाया कि नहीं, जहाँ भी दुश्वारी होगी मैं एक काम ये करता हूँ जो सबसे मुझे बहुत मेरे दिल को सुकून देता है कि बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जिन्हें मीडिया बिल्कुल छोड़ देता है, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वो बायस्ड है, क्योंकि वो उसके अपने मतलब उसके अपने इश्यूज हैं, अपने एजेंडे, उसी पे एजेंडे पे काम करना है उसको, वो छोड़ देता है। मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे सोशल मीडिया पे लोग बहुत प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, तो मैं ऐसी हर जगह पहुँचने की कोशिश करता हूँ। मैं जाता हूँ तो फिर वो मुद्दा सोशल मीडिया पे वसाइल कहाँ से लाते हैं? अब अल्लाह ने थोड़ा सा खुद कमाने का एक ज़रिया दिया हुआ है, हुनर दिया हुआ है, तो कोशिश करता हूँ कि मैं खुद से अपनी तरफ से मदद करूँ। फिर मैं एक काम करता हूँ, मुझे जिसकी मदद करनी होती है, कोई एक परेशान है, मजलूम है, मैं उसके घर पहुँचता हूँ और मैं अपनी तरफ से पूरी दुनिया को बता के कि मैंने 1 लाख रुपए की मैंने मदद करी, और अब आपसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इनकी मदद करिए। तो जब दुनिया देखती है कि नहीं, एक जेन्युइन आदमी ने जाके खुद से मदद करी, तो फिर इस तरह से बहुत सारे हमने कैंपेन चलाए सोशल मीडिया पे, और मॉब लिंचिंग के वो शिकार जिनके घरों में खाने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह किसी को 25 लाख, किसी को 30 लाख, किसी को 50 लाख तक की मदद हम लोगों ने सोशल प्लेटफॉर्म से। माशाल्लाह। इमरान साहब, चाहे हमारे मजहबी स्कॉलर हों पूरी दुनिया में, हमने तबलीग भी की इस्लाम को फैलाने की, तो विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी, जबकि हमें बाहर करनी चाहिए थी। आज आप अपने ही मुसलमान भाइयों को जज्बा देना चाहते हैं, सोसाइटी को बदलना चाहते हैं, क्या आपको समझने वाले और मानने वाले और चाहने वाले बाकी मज़हब के भी लोग हैं? बिल्कुल, एक बड़ी तादाद में, और मैं हिंदुस्तान में जो चंद आवाज़ें ऐसी होंगी जो तमाम अलग अलग मज़हब के लोगों को साथ जोड़ करके कम्युनलिज्म के ख़िलाफ़ और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं उनके ख़िलाफ़ या सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, मैं तन्हा नहीं हूँ उसमें। मेरे तमाम दोस्त हैं जो अलग अलग मज़हबों से हैं, वो मेरे साथ उतनी ही मजबूती से खड़े हैं, मुझे हौसला देते हैं। वो मेरे गैर मुस्लिम दोस्त हैं जो मुझे इन इश्यूज़ पे लड़ने का हौसला देते हैं। तो मैं ये कहते हुए मेरे रोंगटे फिर खड़े हैं, मैं बड़ी ईमानदारी से बात कह रहा हूँ कि मेरे तमाम ऐसे दोस्त हैं, और उसमें मुस्लिम दोस्तों से ज़्यादा गैर मुस्लिम दोस्त हैं जो ज़्यादा दोस्त ऐसे हैं, और जो हर इशू पे मुझे वो फ़ोन करके कहते हैं कि इमरान ये इशू है, ये दबा दिया गया, मुसलमान होने की वजह से इसके साथ जुल्म हुआ है, चलना चाहिए, हम लोगों को चलना चाहिए। ऐसा जब वो कहते हैं, मैं उनके साथ फिर मतलब मुझे खुशी होती है, और यही मेरी कमाई है, यही मेरी पूंजी है कि मैंने ऐसे दोस्त बना रखे हैं। ठीक है, मैंने आपको सोशल मीडिया पे देखा कि राज बब्बर साहब, बाकी जितने लोग एक्टर थे या जो भी थे सियासत में आए, उनके सामने खड़े होकर तकरीर की, सारा कुछ किया बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ। सियासत के बगैर आप समझते हैं कि आपका अब शायरी से अगला स्टेप वो होना चाहिए? देखिए, मेरा अपना एक मानना है कि अदीबों ने, शायरों ने, या फिर किसी भी हुनर के जो सोशल मूवमेंट के बड़े लोग थे, उन्होंने एक काम ये किया कि कमियां गिनाई सोसाइटी की, लीडर्स की, ये बताया कि इसमें फ़ला खामी है, इसमें फ़ला खामी है, लेकिन ये नहीं बताया कि इसमें से कौन अच्छा है, किसके साथ खड़े हो जाओ। हम कमियां तो निकालते हैं, लेकिन कमियां निकालने से जिम्मेदारियां नहीं पूरी हो रही ना। बेशक। अब तो आपको अपने चाहने वालों को ये भी बताना है कि फ़ला 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 ख़राब है, फ़ला इंसान सही है, कम सही है। मिराज फैज़ाबादी साहब का एक शेर है कि कम से कम जमहूरियत में इतनी आज़ादी तो है, हमको खुद करना है अपने कातिलों का इंतखाब। ज़्यादातर ऐसे हैं कि आप जब उनको कसौटी पे कसेंगे तो आप ये पाएंगे कि नहीं यार, सियासत तो बहुत बुरी चीज़ है, हम इसे छुएं भी ना, लेकिन चुनना आपको किसी एक को ही है, तो उसमें से जिसमें कम खामी है उसे चुन लेते हैं। तो मैं उसके साथ खड़ा हो जाता हूँ कि नहीं यार, ये है जो थोड़ा सा सेकुलर है, अच्छा काम करेगा, तो मैं फिर तमाम दुश्मनी लेके भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं। इंडिया के किस सियासतदान से मुतासर हैं? राहुल गांधी यकीनन। एक नया विजन है उनके पास, अभी उन्हें हिंदुस्तान कम समझ पा रहा है, लेकिन समझेगा और एक दिन ज़रूर समझेगा। इमरान साहब, प्यार, मोहब्बत और इश्क के बगैर हम अक्सर देखते हैं कि शायरी मुकम्मल नहीं होती, लेकिन आपकी शायरी में तो इंसानियत, मुल्क और कौम के लिए दुख भरी दास्तानें बयान करती है। मेरा भी मन करता है मोहब्बत के अशार कहूँ, मोहब्बत करूँ, जुल्फ़ आंचल लबो रुखसार की शायरी करूँ, करने की कोशिश भी करता हूँ। वही वक्त होता है जब कहीं मुल्क के किसी कोने से
किसी माँ की चीख आती है कि उसके बेटे को भीड़ ने मार दिया या उसके साथ सिस्टम ने जुल्म किया, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अहम है, मुझे उसकी आवाज़ बनना है। फिर मैं उसकी आवाज़ बनने के लिए दौड़ पड़ता हूँ और मोहब्बत कहीं पीछे छूट जाती है। बस इतनी सी कहानी है। आज दुनिया के मोस्टली इंसानों के पास इस दौर में कैमरा मौजूद है, इजी एक्सेस हो चुकी है उनको, उसके बावजूद क्या एक शायर जहालत को ख़त्म कर सकता है माशरे से? देखिए, बहुत कम से कम 2-3 पीढ़ियों से मैं अगर गौर करूं तो मैं ये पाता हूं कि शायर, कई मुल्कों में शायरों का बड़ा रोल है और बड़ा एहतराम है शायरों का। अल्लामा इकबाल साहब को पूरी एक पीढ़ी है जो पसंद करती है। बेशक। हबीब जालिब साहब को हिंदुस्तान में, गालिब साहब को, फराज को, मीर को, एक पूरी पीढ़ी है जो बहुत प्यार करती है, आइडियल मानती है, उनकी कही गई बात को सच मानती है, उस पर अमल करती है, उनके जैसी ज़िंदगी जीने की कोशिश करती है। तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल बदल सकता है, वो इतना असर रखता है माशरे पर। मैं हिंदुस्तान में एक पूरी ऐसी जनरेशन जो उर्दू से बहुत दूर थी, हिंदुस्तानी ज़बान से बहुत दूर थी, इंग्लिश बोलती थी, हिंदी और इंग्लिश मिला करके इंग्लिश बोलती थी, मशायरों में नहीं आती थी, तहजीब से बहुत दूर थी। मेरे आने के बाद एक ऐसी भीड़ मशायरों में आ रही है जिसे मशायरे से कोई मतलब नहीं है, जिसे शायरी से कोई मतलब नहीं। कम कम आपने उर्दू सीधी कर, मैं मतलब उसे लगता है कि नहीं, ये मेरा स्टार ये है। अच्छा। मुझे इसे सुनना है, मुझे इसे देखना है, मुझे इससे मिलना है। कई 100 किलोमीटर से लोग मुशायरा सुनने आते हैं, कई 100 किलोमीटर छूने के लिए। प्रोग्राम खत्म होने के बाद जो उनकी मोहब्बत है, आप वीडियोस उठा के देखिएगा मेरे चैनल पे, तो आपको लगेगा कि कितना दीवानापन है लोगों का। बिल्कुल, इतने हसीन है, नौजवान है, दराज कद है, अल्लाह ने बड़ी अच्छी जिसामत दी है। अगर कहीं को प्यार मोहब्बत इश्क हो जाता तो ये शायरी फिर भी होती। अब आपको अपनी प्रायोरिटीज तय करनी पड़ती हैं, कुर्बानी देनी पड़ती है। मैंने तय की, और जब आप अपनी प्रायोरिटीज तय कर लेंगे तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, तो देनी पड़ती है। कितनी ख्वाहिशों को मारा और वक्त दिया लोगों को, बहुत सारी शोहरतें जब आती हैं तो आपसे बहुत कुछ छीन लेती हैं, पहली बात। फिर आप एक मिशन पे निकल पड़ते हैं तो फिर बहुत कुछ और कुर्बान कर देना पड़ता है। मतलब मैं पिछले 7 महीने से अपने घर नहीं जा पाया। अम्मी को बुला लेता हूँ, मैं दिल्ली रहता हूँ तो अम्मी को बुला लेता हूँ, मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ, मैं दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उन पुरानी जगहों पे जाऊँ जहाँ मैं साइकिल चला के स्कूल जाता था। आज सब कुछ है, पीछे काफिला है, गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है। अल्लाह ने वो सब दिया जो एक शायर होते हुए सोचा नहीं जा सकता। बिल्कुल, अल्लाह ने स्टारडम दिया जो मुशायरे के किसी भी शायर के लिए ख्वाब हो सकता है, बड़ा ख्वाब हो सकता है। फिल्मी स्टारडम दिया अल्लाह ने, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन फिर भी इस सब में कुछ तो है जो बहुत मिसिंग सा है। शायर का बेटा शायर हो सकता है? ज़रूरी नहीं है। अब्बू डॉक्टर थे, मैं डॉक्टर नहीं हुआ। कोई ज़रूरी नहीं कि मेरा बेटा शायर हो। वैसे मैं चाहूँगा कि ना हो, क्योंकि बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है, नींदें कुर्बान करनी पड़ती हैं और बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। शायद वो उतनी कुर्बानी दे ना पाए जितनी मैंने दी है, इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि वो शायर बने। इसका मतलब आपका कोई जानशीन नहीं होगा? हाँ, ये एक बहुत रवायती सवाल है। मुझे लगता है लेकिन एक शायर से पूछा मैं तो मैं इंशाल्लाह अपने मरने से पहले अपने हज़ारों जानशीन बना जाऊँगा इंशाल्लाह। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे लम्हे भी आते हैं, ऐसे हक़ाइक़ भी आते हैं कि इंसान को उनके ऊपर ना चाहते हुए भी बोलना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी इंसानियत की बात आ गई, कभी मज़हब की बात आ जाती है, किसी ने हमारी अज़ान के ऊपर तंज़ किया और आपने शायराना अंदाज में उनको जवाब दिया। फ़ख्र करते हैं इस बात पे? यकीनन, और जब भी ज़रूरत पड़ी है। सिर्फ सोनू निगम साहब ने करी थी, अजीब बेवकूफ़ी भरा बयान था उनका, मैंने उसके ख़िलाफ़ नज़्में पढ़ी और बहुत अप्रिसिएट किया लोगों ने। और हिंदुस्तान बहुत अलग मुल्क है, उसकी तहजीब ऐसी, उसकी मिट्टी में कुछ ऐसा है। मेरे घर के पड़ोस में मंदिर है तो आरती होती है, अजान होती है, गुरुद्वारा है, चर्च है। तो ये सब, ये नया जो प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है मुल्क में, वो सब सियासी लोगों ने शुरू किया है। उनके खिलाफ बोलने की ज़रूरत है, नहीं बोलेंगे तो वो पूरे माहौल को ख़राब कर देंगे। कभी किसी ऐसे मौजू के ऊपर बोले हों जिससे आपको फील हुआ हो कि इमरान, मुझे इस पे ये शायरी नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ और मैंने ऐसा कुछ बोला या कहा ही नहीं।
जिसके लिए मेरे दिल ने गवाही न दी। इजाज़त हो तो थोड़ी सी तल्ख बात हो जाए। बिल्कुल कर सकते हैं। सानिया मिर्ज़ा हमारी बहू बनी, हाँ, आपने कहा शोएब मलिक से उसने शादी क्यों की? नहीं, मैंने क्यों की ये नहीं कहा, मेरा सवाल नहीं था, मेरा मतलब उन्हें मैंने सलाह दी थी। सलाह? बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ था हिंदुस्तान में। तो इसका मतलब आप तो नहीं शादी करना चाहते? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करना चाह रहा था। मैंने ऐसे कभी कभी मशायरे में जब आप होते हैं तो आपको बहुत कुछ ऐसे मजे के लिए भी पढ़ना पड़ता है कि लोग तो entertain अब एक ताज़ा मसला था तो मैंने ऐसे ही पढ़ दिया था कि यूसुफ पठान से कर लेती, शोएब से क्यों किया, एक मजे का वो था उस बार से। इतनी दुख भरी शायरी करने के साथ साथ कभी दिल इस तरफ जाता है कि आप कोई मज़ाहिया शायरी भी करें? नहीं, वो मेरा काम नहीं है, मैं उसके लिए नहीं बना हूँ। मुझे लगता है कि मैं लोगों के आंसू ज़्यादा बेहतर तरीके से जज्ब कर पाता हूँ। ये जितना असासा है ये किताबी शक्ल में है या सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो की सूरत? अभी इंशाल्लाह जल्दी ही कोशिश कर रहा हूँ कि किताब आ सके। अभी तक नहीं आई है, वक्त ही नहीं मिला दरअसल। पहली नज़्म से ही अल्लाह ने इतना मकबूल कर दिया, इतना पॉपुलर कर दिया कि फिर ज़िंदगी में बहुत फुर्सत नहीं मिली। और जब फुर्सत मिली तो पता चला कि इतने सारे हादसे हैं कि लोगों के आंसू पहुंचने के लिए उनके घरों तक पहुंचना है, तो सच में अपने लिए वक्त नहीं मिला। और किताब की शक्ल में चीज़ें आने का मतलब है जब आप खुद के लिए वक्त निकाल पाएँ। एक वक्त होता है कि इंसान अकेला होता है, फिर वो दो होते हैं, मैं शादी की बात कर रहा हूँ, लेकिन दो होने से भी कई बार इंसान दो चार हो जाता है। आपके साथ लोग हैं, फैन हैं, नौकर चाकर होंगे, गाड़ियाँ होती हैं, सारा कुछ। इस सारे माहौल में बचपन को छोड़ के अपनी जवानी सर्व किया, आपने कुर्बानी दी? दरअसल तन्हा ही है इस भीड़ में भी, और तन्हाई पसंद है, ये मुझे अच्छा लगता है। इस पूरी दुनिया की चकाचौंध में मैं अपने अंदर के उस मासूम से इमरान को भी बचाए हुए हूँ। मुझे सुकून इस बात का है और इंशाल्लाह बचाए रखूँ। शायरी करने के लिए बेहतरीन जगह कौन सी है जिसका आप इंतखाब करते हैं? ये बहुत मुश्किल सवाल है। पहले सोच के बैठता था कि नज़में कहूँगा, कुछ लिखूँगा, फिर ऐसा हुआ कि कई महीने आप किसी नज़्म में उलझ जाते हैं कि एक मिसरे में उलझ जाते हैं तो सालों उलझे रहते हैं। अच्छा। और कभी पूरी नज़्म एक दिन में हो जाती है। हाँ, घंटे भर में हो जाता है। हाँ, मैं कश्मीर हूँ को लिखते हुए कितना वक्त लगा? अच्छा खासा वक्त लगा था, क्योंकि मैंने उसके लिए पढ़ा बहुत था। लेकिन फ़लस्तीन जैसे इशू पे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल के बहुत करीब है वो नज़्म 12 मिनट में हुई थी। वो 12 मिनट में लिखी? 12 मिनट में हुई थी और बहुत पसंद की गई, पूरी दुनिया ने बहुत पसंद की। कई ज़बानों में, कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज में इस्तेमाल हुई। तो दरअसल आप फैसला नहीं कर सकते कि कौन क्या लिखा जाए। एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहता हूँ, आपकी सबसे पसंदीदा नज़म कौन सी है? दरअसल माँ से अगर ये पूछा जाए कि उसको अपना कौन सा बच्चा ज़्यादा प्यारा है, तो एक मुश्किल सवाल है। सब कुछ अच्छा लगता है। मुझे फ़लस्तीन की नज़्म बहुत पसंद है, कश्मीर की नज़्म मेरे दिल के बहुत करीब है, मदरसे की नज़्म ने मुझे बहुत दुआएं दिलवाई हैं, तो इसलिए वो एक अलग तरह से पसंद है। हम मुसलमान हैं मेरी एक नज़्म है, जो हमारे यहाँ एक इशू चल रहा था कि घर वापसी करो, पैसे का लालच दे के इस्लाम से कहा जा रहा था कि पलट जाओ। उस समय मैंने एक नज़्म कही थी, बड़ी मकबूल हुई वो। आपने एक और बहुत बड़ा तारीख़ी कारनामा अंजाम दिया शायरी के ज़रिए, जब मुसलमानों की आला बाक़ियात के नाम बदले गए, किसी को कुछ किया गया, उसके खिलाफ भी आपने आवाज़ उठाई, असर हुआ? बिल्कुल असर होता है। और जहाँ बिल्कुल खामोशी हो, सन्नाटा हो, कोई बोल ही ना रहा हो, सियासी रहनुमाओं की तरफ से, मजहबी रहनुमाओं की तरफ से कोई एक आवाज़ ना आ रही हो, लोग सहमे हुए हों कि बोलेंगे तो पता नहीं क्या होगा, ऐसे में एक बुलंद आवाज़ जब गूंजती है तो उसका असर आवाम पे बहुत पड़ता है, लोगों को हौसला मिलता है, लोग सोशल मीडिया पे लिखने लगते हैं। आज आप मदरसों के खिलाफ उस तरह से प्रोपेगेंडा नहीं पाएंगे। पहले तो कुछ भी होता था, एक चेहरा, उसको दाढ़ी पहनाई गई, उसको टोपी पहना दिया गया और बता दिया गया फला मदरसे से। आखिरी 3 सवाल पूछूंगा, ये जो ताजमहल है, ये मुसलमानों की पहचान है या मोहब्बत की अलामत है? ये दरअसल मोहब्बत की अलामत है और हिंदुस्तान की छाती पे जड़ा हुआ एक ऐसा नगीना है जिस पे पूरे मुल्क को फ़ख्र करना चाहिए, फ़ख्र करता है मुल्क। लेकिन दरअसल वो मोहब्बत की अलामत है और मोहब्बत की एक अमानत भी है वो। एक अमानत भी? जी। थोड़े ज़ाती सवाल पूछ सकता हूँ? पूछ सकते हैं। शादीशुदा है? नहीं, अभी नहीं, शादी नहीं, अभी बचे हुए हैं।
अभी बच्चे हुए, कल बच्चे होंगे। अभी बचे हुए हैं, आने वाले वक्त में अल्लाह, एक दुनिया का निज़ाम है, अल्लाह का निज़ाम है, तो बच्चे भी होंगे इंशाल्लाह। बच्चे भी होंगे। मेरे देखने वाले आपके मुंह से मेरे प्रोग्राम में पहले 2 बोल सुनना चाहते हैं, हाँ मैं कश्मीर। अब बिल्कुल मैं सुना देता हूँ, लेकिन उसके पहले एक शेर सुनाता हूँ कि जो मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है। अक्सर लोग सवाल पूछते हैं, डरते नहीं हो, तब मैं ये शेर पढ़ता हूँ कि मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। वाह। कश्मीर की नज़्म के लिए आप हुक्म दे रहे हैं, मैं उसका बस उसकी शुरुआत का एक बंद सुना देता हूँ कि तरन्नुम में सुना दूँ। तरन्नुम में तो मज़ा ही हो रहा है। ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूँ, जिसको मिल कर के सदियों से लूटा गया, मैं वो उजड़ी हुई एक जागीर हूँ। हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। सुभान अल्लाह। मुझे उम्मीद है कि जब कश्मीरियों की कोई ख्वाहिश पूरी होगी तब भी आप एक नज़म लिखेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह जल्दी से जल्दी हालात साजगार करे और कश्मीरियत के हक़ में, कश्मीरियों के हक़ में अच्छा फ़ैसला हो, उन्हें एक आसान ज़िंदगी, एक आम ज़िंदगी नसीब हो, जो वो शायद 70 सालों से नहीं जी पा रहे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।